नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 12 का रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। पहली हेडिंग है परिचय में डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण। तो पहले तो हम इसे चाहे डी ब्लॉक कहें और चाहे संक्रमण कहें। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व होते कैसे हैं? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसे संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व भी कहते हैं। अगली हेडिंग है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। संक्रमण तत्व को आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। इन्हें थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी व 3 भाग फर्स्ट बी, सेकेंड बी में रखा गया है। अब ये कैसे बी भी हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये हैं हमारे एस ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है पी ब्लॉक। तो ये जितना भी आपके डायग्राम में दिख ही रहा है, जितना भी ये है हमारा, ठीक है, इनको छोड़ के ये जितना भी येलो है, जितना भी येलो पार्ट है, ये सब क्या है? डी ब्लॉक है। ठीक है, इनके बारे में कैसे हैं कैसे नहीं तो आइए देखते हैं आगे। अब थर्ड बी, फोर्थ बी क्या है? ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, थर्ड 10th बी, और ये 11 और ये 12। तभी हमने यहाँ पर एट्थ के आगे 3 भाग और लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में ठीक है आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये आवर्त सारणी है। आवर्त का मतलब होता है ऐसे में। ठीक है, ये चीज़ क्या है? आवर्त। और ये क्या है? सारणी। ठीक है, इस इधर के लिए कहेंगे सारणी, इसके लिए कहेंगे आवर्त। ठीक है, नीचे आने को या ऊपर जाने को कहेंगे आवर्त और इसको कहेंगे सारणी। ठीक है, तो ये जितने भी येलो पार्ट्स हैं ये सब क्या हैं? हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनके बारे में एक एक करके हम आराम से पढ़ेंगे आपको। डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व के गुण। नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है बहुत पेपरों के लिए। सभी डी ब्लॉक के तत्व धातु हैं। जितने भी डी ब्लॉक में हैं ये सब क्या है? धातु हैं। नंबर 2, ये तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। जितने भी बार इनको यौगिक बनाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? रंगीन तत्व का। तीसरा, ये सभी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब धातु होंगे परंतु ये चुंबक से चिपकेंगे नहीं। नंबर 4, सभी तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नंबर 5, ये संकर आयन बनाते हैं। नंबर 6, ये रंगीन लवण बनाते हैं। नंबर 7, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। ठीक है, आवाज करते हैं ये। और फिर नंबर 8, ये एस तथा पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। नंबर 9, इनके गलनांक एस तथा पी ब्लॉक धातुओं के अधिक होता है। क्योंकि ये कठोर ज़्यादा है तो इनका गलनांक भी, ये देर से गलेंगे। ठीक है, तो इनका गलनांक भी अधिक होता है। किन तत्वों से? एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से। 10वां, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे है डी ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख अभिलक्षण व गुण। सबसे पहले हम आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होगा हमारा, इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 यानी कोई भी नंबर। ठीक है, डी 1 से लेके 10 उपकोष तक जा सकता है और 1s जो है हमारा, ns जो है 1 से 2 हो सकते हैं। ठीक है, होता है। इनके 2 बाह्यतम कोश अधूरे होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगला है
संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ। संक्रमण तत्वों का निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी, यानी इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3D श्रेणी में होंगे। नंबर 2, द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी 4th D श्रेणी, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4th D में जाएंगे, ठीक है। और थर्ड वाला तृतीय संक्रमण श्रेणी, ये 5 श्रेणी यानी 5D तक जाएंगे, ठीक है। और चौथा वाला चतुर्थ संक्रमण श्रेणी यानी ये 6D तक जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे जाएंगे, प्रथम श्रेणी क्या होती, द्वितीय, तृतीय, चौथी संक्रमण श्रेणी क्या होती, आइए समझते हैं। पहले समझ लेते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी। बे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों को प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें कुल 10 तत्व होते हैं, जैसे ये Sc 21, Ti टाइटेनियम 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। अब Sc यानी स्केल्डियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s1। क्योंकि इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारा n-1 इंटू डी की पावर 1 से लेके 10 तक, और फिर हमारा कॉमा लगा के था n-s12, ठीक है। n हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया 3 हो गया। d कह रहा 1 से 10 तक होना चाहिए तो 1 हो गया, कॉमा लगा है, आगे की संख्या 4 हो गई, n मतलब ये, और s अधिकतम संख्या 2, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 नंबर ही हमको यहाँ पर बताया जा रहा था, ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब हमारे 10 तत्वों को हम कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। पहला तत्व होगा हमारा स्केल्डियम यानी 21, टाइटेनियम, ऐसे के सारे तत्व आपके 10 लिखे हैं, आप एक एक करके पढ़ लीजिए। उसके प्रतीक सामने दे रखे हैं और उसके परमाणु क्रम उसके सामने है और उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर आप दूसरी वाली लाइन में देख रहे होंगे कि हमने स्केल्डियम के आगे के लिख दिए हैं कि स्केल्डियम तक ये रहेगा, यहाँ तक रहेगा सेम, ठीक है, यहाँ तक क्या रहेगा सेम, ठीक है। इसलिए Sc लिखते चले गए, और फिर जो 3D लास्ट वाले 2 पद चेंज हो जाएंगे, इसके लास्ट वाले ये 2 पद चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे D1 है, यहाँ पे S2 है, तो यहाँ पर D2 S2, D3 S2, 5, इनका मतलब टोटल करोगे तो ये आपके परमाणु क्रमांक के बराबर आएंगे। कुछ इस तरह से आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए, अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट लिखा है, इसमें जिंक Zn में कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। तो D में Zn में किसके कक्षक पूरे भरे हुए हैं, D के, किसके भरे, D के। फिर है, इसमें हम आपको करके बताएंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4th D श्रेणी। बे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 39 से 48 के तत्व को द्वितीय संक्रमण तथा 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं। अब इसमें आप करेंगे कैसे, पहले हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रिसाइज कर लेते हैं कि आपको और अच्छा समझ में आ सके, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले है, पहला तत्व 39वां जो है ये टेरियम, इसका प्रतीक है Y, इसका परमाणु क्रमांक है 39, ठीक है। अब 39 को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6 और यहाँ पर घर का 3d10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे
2 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 10 22 और 6 28, कितने हुए 28। तो फिर हम जाएंगे 4s2 हो गए 30, 28 2 30, फिर 4p6 हो गए 36। अब 36 के आगे 4d 36, एक ले लेंगे इधर से 37 हो गया, और 5s ले लेंगे 2, क्योंकि हमारी डी कोश हम लोग पढ़ रहे हैं, संक्रमण तत्व पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वाले नंबर डी और एस में रहने चाहिए। ठीक है, डी हमारा कम भी भर सकता है, एस 1 से 2 तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे होंगे। और आगे हम क्या करेंगे देखिए, सबसे सिंपल ट्रिक निकालते हैं। आपके पास कॉपी होगी तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पर डुप्लीकेट मारूंगा, ये इसका कर लिया, ये लो 41 का। अभी क्या चेंज करना है वो आपको मैं बताऊंगा, क्या चेंज करना है इसमें, क्योंकि बस थोड़े से नंबरों का फर्क है, एक एक नंबर घटाना और बढ़ाना है। ठीक है, हम इतने रखते हैं, आप ऐसे समझ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को इरेज करना है, ये एस वाले के और डी वाले के। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जो नंबर गायब हो रहे हैं उन पे नज़र रखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्लैक ले लेते हैं कलर। यहाँ पर देखिए 39 के लिए क्या है, ये आ गया 1 और 2, 39 हो गए। ठीक है, अब 40 के लिए क्या करना है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 40 हो गए। 41 के लिए क्या करिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2। ठीक है, फिर 42 के लिए यहाँ पर 4 यहाँ पर 2। ठीक है, फिर 43 के लिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6 यहाँ पे 2, यहाँ पर 7 8 कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 1। ठीक है, क्योंकि इधर एक 2 बढ़ाएं तो इधर एस वाले में से 1 कम कर दो, फिर यहाँ पर कर दो 10 और यहाँ पर कर दो 1। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे ही आगे करके भी आपके आगे चले जाएंगे। ठीक है, 48 तक। फिर आगे हम जाएंगे 3D संक्रमण के लिए। किसके लिए बच्चों, 3D संक्रमण यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी, यानी 5D श्रेणी के लिए। फिर है हमारा इसमें वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 57 से 80 तक के तत्व को तृतीय संक्रमण श्रेणी या फिर 5D श्रेणी कहते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें मैंने पहले से ही आपको समझा रखा है, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, रिसाइज कर लेते हैं। अब ये आईपैड है तो थोड़ा इसमें हेल्प मिल जाती इन चीज़ों से, वरना पता नहीं कितना समय लगता इनको बनाने में, फिर आपको समझाने में। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें 57 से कहाँ तक जाएगा, 80 तक। ठीक है, तो पहले है लेल्थेनम। लेल्थेनम क्या है, 57 है, तो इसमें क्या करिए आप, आपको नियम पता है कि डी और एस में रहना चाहिए लास्ट के नंबर, तो आप देखिए डी और एस में है, बस टोटलिंग कितनी आनी चाहिए, 57। ठीक है, कितनी आनी चाहिए, 57। तो हमने पहले कह रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, और जो कम पड़े यहाँ तक गिन लिए। क्या करा, यहाँ तक गिन लिया, जितने 3 कम पड़े। ठीक है, 54 आ गए हमारे, तो 5d1 किया तो हो गए हमारे 55, 2 कम पड़े तो 6s2 ले लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना, देखिए हम देखिए आपको बताते हैं। 5d1 है, यहाँ पर एक ही नंबर, कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करा 4f14 ले लिया, क्योंकि 4 में f ले सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि एकदम से नंबर जंप किया तो 4f14 ले लिया, और फिर 5s2 5p6 और 5d2 ले लिया और 6s2 ले लिया। ठीक है, और सेम पैटर्न चलता रहा, एक एक नंबर बढ़ाते रहे, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 यहाँ पर 10 लिया, तो इधर से एक कम कर दिया क्योंकि 2 नंबर बढ़ाए, 10 इधर इधर 2। ठीक है, ऐसे नंबर बढ़ाते चले गए। यहाँ पे नोट में लिखा है इसमें मरकरी यानी Hg में 5D कक्षक पूर्ण भरें, आप देख सकते हैं लास्ट वाले में क्या करो, पूर्ण भर दीजिए। ठीक है, अगला है चतुर्थ संक्रमण या 6D श्रेणी। ठीक है बच्चों, वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 89 से 112 तत्व को चतुर्थ संक्रमण या 6D श्रेणी कहते हैं। अब ये पैटर्न आप समझिए,
थोड़ा सा हम स्क्रीन को जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करने की कोशिश करते हैं बच्चों यहाँ पर, कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहला है एसी। एसी का मतलब एक्टिनियम। ठीक है, एक्टिनियम का 89 है और 89 से देखिए जंप कर रहा है। जंप करने का मतलब है कि हम 5DF लेंगे। देखिए जब जंप नहीं करता तो 5D पे छोड़ दिया और डायरेक्ट उसके बाद में 6S ले लिया। जब जंप करा तो 5F ले लिया और 6S उसके बाद में लिया। तो जंप नंबरों को भी हम लोग जंप करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 89 का है, ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में रदरफोर्डियम का है, जिसका है परमाणु क्रमांक 104। तो यहाँ से यहाँ तक 104 करा है। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से नंबर इधर से उधर करने, जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे, कलर ये ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर बढ़े तो काउंट करने पड़ेंगे हमको। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर नंबर बढ़ाने के लिए 6p6 किया। 6p6 करने के बाद 6d में कितने बढ़ाएं कि हमारे 104 आ जाए। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 6d में 2 लेंगे और इधर ले लेंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 बढ़ाएंगे और इधर रहने देंगे 2। फिर ऐसे ही नंबर हम बढ़ाते चले जाएंगे। बस लास्ट में हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में डी के कक्षक पूरे भरे हों। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पर 1 कर दो, फिर 10, सॉरी यहाँ पर ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है, तो 3, 4 के बाद 2, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 8, फिर 2 और यहाँ पे 10, इधर 1, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर आपने इंक्रीज किए तो इधर से 1 नंबर कम कर दीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, नहीं समझे तो आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने टीचरों से हेल्प लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप अभी कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, शर्माते क्यों हैं बच्चे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें है कि कोपेमियम का जो CN है वो 6D के कक्षक पूर्ण भरे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से, जिसके 112 हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो बच्चों आपने अभी देखा कि डी ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख अभिलक्षण हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नंबर 1 ये पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरुआत में, नंबर 2 पढ़ा था संक्रमण तत्वों की श्रेणी। संक्रमण तत्वों की श्रेणी जो थी 4 तरीके की थी, वो मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। पहली ये रही, ठीक है, दूसरी यहां पर रही, दूसरी हेडिंग की। ठीक है, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। चारों हेडिंग होगी दूसरी, तो अगली हेडिंग जो आएगी वो नंबर 3 आएगी। ठीक है, वो है हमारी धात्विक गुण। क्या है? धात्विक गुण। तो संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने देखे अभी कि एस में जो है और डी में 1 या 2 जैसे डी जितने भरने भर दिए, और जब एस में हम लोग गए तो 1 या फिर 2 रह रहे थे, या कम से कम 1 और अधिकतम 2। ठीक है, आपने पीछे अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा। ठीक है, जो शिथिल बंधित होते हैं ये होने जरूरी हैं, और बड़ी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, इसीलिए धातु हैं। ठीक है, फिर परिवर्ती संयोजकता क्या है? परिवर्ती संयोजकता, यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है क्योंकि इनके ns ऑर्बिटल के अतिरिक्त n-1 इंटू डी, n-1 मतलब कोई भी संख्या, ठीक है, और d मतलब लास्ट, इससे पहले वाली संख्या। ठीक है, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिससे ये अनेक ऑक्सीकारक अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर 5वीं वाली हेडिंग है रंगीन आयन। ये रंगीन यौगिक आयन बनाते हैं क्योंकि n-1 डी उपकोष पूरे भरे नहीं होते हैं, लास्ट में भर जाते हैं, परंतु कभी किसी टाइम खाली रहते हैं। ठीक है, इसलिए छठा है अनुचुंबकीय गुण का लक्षण कैसे आता है। तो अनुचुंबकीय गुण का लक्षण बच्चों कैसे आता है, आप लोग देखिए। इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि n-1 उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि
n-1 इंटू डी में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, अयुग्मित मतलब जिनके पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनका हम एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कॉपर का लिया है, ठीक है, तो कॉपर में क्या करते हैं, कॉपर का होगा बच्चों परमाणु क्रमांक कॉपर का जो होगा आपका वो होगा 25। कितना होगा, इसका होगा परमाणु क्रमांक 25। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। तो 29 के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किस तरह से करेंगे, देखिए 2 ले लीजिए, अधिकतम 2 ही रख सकते हैं। फिर इसमें 2s से शुरू होगा सबसे पहले 2s2, फिर 2p6, इसमें अधिकतम 2p में p तक जा सकते हैं, और फिर उसके बाद में होता है 3s2, फिर 3p6 और फिर 3d। अब जितने कम हो उतने भर देंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और 6 10, 10 और 6 16 और 2 18, 18 और कम है यहाँ पर हमारे 18, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4s2, 18 और 2 20, बचे 9 19, ठीक है। क्योंकि नियम क्या कहता है कि n-1 इंटू डी कॉमा n(s) 1 से अधिकतम 2, यहाँ पर 1 से 9, यही नियम था ना। तो यानी लास्ट में s होना जरूरी है, तो ये रख दिया, बाद में इससे पीछे d होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम करते हैं 3d को सॉल्व करते हैं। 3d 9 आया ना पावर, आपको पता है डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक क्या है, पूर्ण रूप से नहीं भरा, यहीं पे ये कह रहा है, इसीलिए चुंबक इस पर असर करता नहीं है, ठीक है। अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन था कि उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो देख लीजिए संक्रमण तत्वों और इनके यौगिकों में उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए, ठीक है। 8वां है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण मतलब आसपास में चुंबक का एहसास होना। ऐसे संक्रमण धातु आयन जिसमें n-1 इंटू डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो निम्नलिखित सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये सूत्र है, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण निकालिए और आपको ये चीजें दे रखी हो, ठीक है, तो आप तुरंत निकाल देंगे आप लोग, ठीक है। ये इजी है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे, जिसका अणु सूत्र होता है K2Cr2O7, ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना इस साल, ठीक है। इसको बनाने की विधि क्या होती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्रोमाइड आयस को पीस कर, क्रोमाइड आयस कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रहा, उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट और बिना बुझा हुआ पानी मिलाकर मिश्रण को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये कुछ रहा, वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सूत्र, अणुसूत्र, ठीक है। गर्म करके सोडियम क्रोमेट तथा फेरिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चीज है, ये क्या है, ये चीज बच्चों सोडियम क्रोमेट, और ये क्या है हमारा फेरिक ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि बाहर निकल जाएगी। तो हमें प्राप्त किए हुए ये 2 चीज प्राप्त हुई, ठीक है। अब इसको आगे सांद्रण करते हैं, इसको देखते हैं। सोडियम क्रोमेट को जल द्वारा निष्कासित करके विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। देखिए इस वाले को लेते हैं जिसका नाम है सोडियम क्रोमेट, ये लिया है, और उसमें क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO फिर मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जिसमें सोडियम क्रोमेट क्या मिल रहा है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट ये रहा, और जल जो है बाहर निकाल देते हैं, में बदल जाता है, ठीक है। हम रिएक्शन साथ में समझाते चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को लेंगे जिसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, सॉरी
ठीक है। तो सोडियम डाइक्रोमेट के गर्म सांद्रण विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का गर्म करके सांद्रण विलयन मिलाते हैं। ठीक है, कुछ ये देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट में कौन सा मिला रहे हैं हम? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? क्या मिल रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल रहा है और NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या मिल गया? यही तो हमें निकालना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे यूट्यूब पे सबसे इजी ट्रिक में दे रहा हूँ, बट व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े चेहरे ज़्यादा आजकल देखते हैं, चाहे उनमें समझ में आए और चाहे ना आए। ठीक है, बड़े चेहरे हैं, 2-2 6-6 घंटे मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे, 6-6 घंटे की लोग वीडियो डाल रहे हैं। पता नहीं बच्चे उसमें क्या समझते हैं, मुझे तो भाई नहीं समझ में आता। 6-6 घंटे में आप लोग क्या वहाँ जाके देखते हैं? शायद उनके चेहरे, उनकी हंसी मजाक देखते हो, क्योंकि इतने बड़े नाम हैं वो, है ना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हमारी वीडियो में, अगर आप तक पहुंच रही है वीडियो, क्योंकि यूट्यूब भी अब छोटे चैनलों की मदद नहीं करता, अगर आप तक बाकायदा वीडियो पहुंच रही है, आप लोग देखते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी है अबाउट मेरे चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल भी है। आप लोग मुझे बताइए कि सर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई है आपकी, आप थोड़ा सही से समझा दीजिए, तो हम आपको बाकायदा वाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक भाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ तक पहुँच रही वीडियो। इसी को बनाने में बहुत मेहनत लग जाती, काफ़ी घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में। फिर इसे पूछता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? यह जल में विलय होता है। नंबर 2, यह जल क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 3, यह जलीय विलयन नारंगी रंग, लाल रंग का होता है। नंबर 4, यह ठंडे जल में अल्प विलय होता है। नंबर 5, यह जल या गर्म जल में अधिक विलय होता है। फिर पूछ देता है आपसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की बनाने की विधि तथा 2 रासायनिक गुण भी लिखिए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से रासायनिक गुण लिखने हैं, आपसे ये पूछेगा 2 या 3 रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, तो कोई सी भी लिख दीजिए, मैंने काफ़ी आपको दे रखे हैं यहाँ पर, फिलहाल मैंने 3 दे रखे हैं, 2 पूछता अधिकतम। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव, इससे गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज होगा? हमारा क्रोमिक ऑक्साइड में। ये क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? HCl से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? HCl से इसी में। ठीक है, तो HCl से क्रिया जब कराया है हमने हाइड्रोक्लोरिक से, तो हमें ये मिलेगा। आप लोग रिएक्शन को देख सकते हैं, पूरी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, फिर है तीसरी हेडिंग, क्षार से क्रिया। यह पोटेशियम ऑक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। आप कुछ ये रिएक्शन देख सकते हैं। आप लोग कक्षा 12 में हैं, तो इसीलिए हम आपको रिएक्शन बैलेंस करके नहीं बता रहे, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपने कक्षा 10 में संतुलित रासायनिक समीकरण करना सीख ही लिया होगा। अब बताते हैं, या वो पूछता है आपसे क्वेश्चन कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की बनाने की विधि कॉमा रासायनिक 2 गुण व या और उसके कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो 2 पूछता, हम 4 देते हैं आपको। नंबर 1, फोटोग्राफी में इसको यूज़ किया जाता है। नंबर 2, आयतनी विश्लेषण के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, अभिकर्मक के रूप में। नंबर 4, अभिक्रिया माध्यम में प्रबल ऑक्सीकरक के रूप में। ठीक है, परमैंगनेट यानी KMnO4, इसी का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, बनाने की विधि, इस क्वेश्चन को पूछेगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट की बनाने की विधि कॉमा भौतिक गुण कॉमा रासायनिक गुण व कोई 2 उपयोग लिखकर बताइए या लिखिए। ठीक है, ऐसे करके पूछेगा। तो यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि सामने है आपके। मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 की वायु की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर ये रहा आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, फिर ये ऑक्सीजन रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रहा। ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है? जिसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हमें मिल गया पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, वाटर हम प्राप्त हो, वो अनयूज है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एक बार और रिएक्शन कराते हैं भैया। ठीक है, क्या किस में कराते हैं? CO2 पे। ठीक है, तो हमें ये कुछ ऐसे खंड मिलते हैं।
जो हमें मिलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, और फिर हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड अलग, और फिर हमारा जो है पोटेशियम मैग्नेट अलग निकल जाएगा। ठीक है, यानी फिर उसके रासायनिक गुण, ये डायरेक्ट बन जाता है, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। भौतिक गुण, नंबर 1, यह गहरे बैंगनी रंग का होता है। नंबर 2, यह जल में विलय होता है। नंबर 3, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसमें रासायनिक गुण 2 पूछता है तो उसको भी समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम कुछ जल्दी जल्दी बोल देते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो आप अपनी वीडियो की स्पीड जो है थोड़ी हल्की कर सकते हैं, नॉर्मल से थोड़ा कम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत तेज तेज समझा रहे हैं। रासायनिक गुण में क्या करना है, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट तथा ऑक्सीजन गैस बनता है। हमने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, उसको गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या हो रहा है, पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, फिर नंबर 2 में हेडिंग है सांद्र H2SO4 से क्रिया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये कुछ हमने ले लिया। परमैंगनेट जो है ये सूत्र पोटेशियम परमैंगनेट का, ये रहा हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्या होता है, ये हमारा बनेगा जाकर। ठीक है, ये क्या बन रहा है, पर मैग्नीशियम हेप्टाऑक्साइड। ठीक है, इसके कोई 2 उपयोग पूछता है तो हम 3 1 हमेशा ज़्यादा ही देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उपयोग में नंबर 1 ऑक्सीकरण के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 2 कुएं के जल को शुद्धिकरण करने में। अब आपको समझ में आ रहा है, जब हम लोग छोटे छोटे थे या आपके पापा छोटे होंगे, कुएं से जब पानी पिया जाता होगा तो उसमें जो कुएं के पानी को साफ करा जाता था, उसमें जो दवाई डालते थे, कई लोग कहते हैं वो लाल रंग की दवा होती थी, कई लोग कहते थे वो पीले रंग की दवा होती थी, तो कलर अलग अलग होते थे, मगर वो दवा क्या, कौन सी चीज होती थी, पोटेशियम परमैंगनेट होती थी। क्या होती थी बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट से कुएं का पानी साफ किया जाता था। नंबर 3 सल्फाइड नाइट्राइड के परीक्षण में, जब हम इसका परीक्षण यानी चेक करेंगे तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत जल्द आपको मिलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व के साथ। ठीक है, के तत्व को हम समझेंगे, तो शुरू करते हैं। एफ ब्लॉक या फिर इसका दूसरा नाम है आंतरिक संक्रमण, या फिर इसको कह सकते हैं अंतरस्थ संक्रमण तत्व। ठीक है, फिलहाल हमारा ज्यादातर एफ ब्लॉक के तत्व ही कह के संबोधित करते हैं इनको। तो आगे देखते हैं इसको, एफ ब्लॉक के तत्व कैसे हम पहचानें। वे तत्व जो n-2 मतलब किसी भी नंबर में से 2 माइनस करोगे इंटू एफ ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नॉर्मली आपको ये चीज समझनी है और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इनके प्रकार को हम समझ लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व के प्रकार, एफ ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत छोटा सी चीज है हमारी डी और एफ ब्लॉक के तत्व में। नंबर 1 होता है लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व, नंबर 2 होते हैं एक्टिनाइट के श्रेणी के तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले श्रेणी पढ़ते हैं, इसका नाम है लेंथेनाइट श्रेणी। अब इन लेंथेनाइट श्रेणी को आप कैसे समझेंगे, देखिए आवर्त सारणी के आवर्त 6 में लेंथेनम La57 से आगे के 15 तत्व होंगे। कितने होंगे, 15। ठीक है, 15 तत्वों जिसका नाम होगा ल्यूटीशियम, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे Cu71 से। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होगा 71 को, जिनमें 4f ऑर्बिटल भरे रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम आपको करके दिखाएंगे, जिसमें 4f जो है पूरे भरे रहेंगे। ऐसे तत्वों को लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। यह आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसको दिखा देते हैं आपको। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे हमने पीछे बताया था कि 57 से 71 तक, कहाँ तक रहेगा, 71 तक। ठीक है, तो ये जो है श्रेणी आपकी यहाँ से 57 से 71 तक, ये कौन सी श्रेणी होगी हमारी, लेंथेनाइट। कौन सी होगी, लेंथेनाइट। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से लेंथेनाइट श्रेणी कहलाएगी हमारी। ठीक है, कौन है विशेष नोट हम इसको कहते हैं। यह श्रेणी
लेंथेनम तत्व से आरंभ होती है, इसलिए इसे लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व। अब हमने आपको तत्व दिखा दी कि 57 से शुरू होते हैं और ये जाते हैं हमारे 71 तक। तो इनके अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बात आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कैसे निकालेंगे, आइए वो चीज़ को समझ लीजिए। तो इस वीडियो में लेंथेनम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं, जो कि लेंथेनाइट तत्वों के सारे तत्व हैं। इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो 57 के हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हैं। चलिए निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5d1 और यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 6s2 हो जाएगा। चलिए काउंट कर लेते हैं कि क्या हमारे नंबर सही हैं। 57 आएंगे। चलिए 6 और 4 10 का ये पेयर हो गया, 10j और 10j। ठीक है, तो ये हो गए 10, 10, 20, 30। ठीक है, ये हो गए 30। अब 6 ये और 2 और 2 40 हो गई है। ठीक है, ये वाले 40 और 6 2 और 2 50। ठीक है, ये 10 हो गए इधर 50 और 6 56 और 1 बचा 57, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा का पूरा सही है। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे 5 जिसका नाम है हमारा सीरियम का, जिसका परमाणु क्रमांक है हमारा 58। चलिए इसको करने के लिए सिंपल ट्रिक बताते हैं बिल्कुल आप कैसे करेंगे, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आगे आपको समझाने की। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर सीरियम का तो आप समझ चुके हैं। अब पीआर का निकालते हैं, जिसका नाम है हमारा प्रोजियोटीमियम। ठीक है, थोड़े कठिन नाम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 59 का निकालना है। ठीक है, 59 का हम कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियम वाले का सेम रहेगा। कहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक। बस हमें 4f3 करना है, 5s2, 5p6 और 6s2 कर देना, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अगला हमें जब परमाणु क्रमांक हम सब 60 का निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि f वाले कोश में सेम चलना है। f तक 4d10 के बाद में हमें बस 4f4 कर देना है, कॉमा लगाना है, 5s2, 5p6 और कॉमा लगा के 6s2 सेम। ठीक है, अगले में थोड़ा चेंजेस होगा, बस मैं बता दूंगा कहाँ पे चेंजेस होगा। फिलहाल अभी भी चेंजेस होगा क्योंकि 4f5 हो जाएगा, क्योंकि एक एक बढ़ रहा तो इधर ही f वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। 5s2, 5p6, ठीक है, कॉमा 6s2। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमने d वाला कोश हटाया है और जहाँ पे बढ़ाना होगा वहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 62 फिर से एक बढ़ाना है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4s6f6, 5s2, 5p6, 6s2। ठीक है, उसके बाद में एक फिर बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 4f6, 5s2, 5p6 और कॉमा 6s2। ठीक है, एक गलती हुई वो हमें दिख रही है कि यहाँ पर हमें जो है 6 नहीं 7 करना है। कितना करना है, 7। ठीक है, तो यहाँ पे 63 तक एक जैसा चलना है। आपको ध्यान रखिए कहाँ तक एक जैसा चलना है, 63 तक। अब 64 में एक चेंजेस होगा, वो चेंजेस क्या होगा आइए देखते हैं। 4f7 सेम रखिए, एक बढ़ाना हम बढ़ा देंगे भी, देखिए ध्यान से। 5s2, 5p6, जो एक बढ़ेगा वो यहाँ पर 5d1 करके बढ़ा देंगे, क्योंकि हम f वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ध्यान से सुनिए,
F वाले उपकोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इस कारण हमें D वाला 5D लेना पड़ा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। फिर क्या करते हैं, अच्छा 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, ठीक है, 14 ले सकते हैं, अधिकतम 14 ही ले सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि F वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना, फिर से D हम हटा देंगे, ये वाला D काम खत्म, क्योंकि यहां पर 8 आ रहा था इलेक्ट्रॉन, अगर इसको नहीं लेते तो यहां पर हमें 8 करना पड़ता, 8 रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सेम रहेगा, यहाँ पे कर देंगे 4F9, 5S2, 5P6, 5D हट गया, यहाँ पर 6S2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हटा वो भी हमने आपको बता दें कि हम 4F8 नहीं ले सकते, तो 2 जगह पे 7 आएगा यहाँ पर, तो आप समझ जाइए जो कि 64 है उसमें हमें 5D लेना होगा। क्यों, क्योंकि D उपकोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 66 को हम कैसे निपटाएंगे, कुछ नहीं करना है, 10 कर दो, सेम आगे नंबर बढ़ाते रहो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाते रहो। 67 में 4F11 करो, सेम, 4F12 करो, सेम, 4F13 करो, सेम रहेगा, और यहाँ पर 4F14 करो, सेम। बाकी बस यहाँ पे थोड़े चेंजेस, क्योंकि यहाँ 14 कर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 रख सकते हैं, 14 रख गए तो यहाँ पर D लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर प्लस रहेगा हमारा सीरियम वाला, जो इलेक्ट्रॉन चलता रहा सेम यहाँ पर रहेगा। बस 4F14 करना है, कॉमा लगाना है, 5S2, 5P6 और 5D, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इधर तो 14 है, 14 इधर भी है, तो हम क्या करेंगे 5D1 ले लेंगे और कॉमा लगाएंगे, 6S2 लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो बच्चों आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। फिलहाल मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, लेंथेनाइट श्रेणी के सामान्य अभिलक्षण व गुण बताए जाएंगे, जो कि आपके 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी कक्षा 12 रसायन विज्ञान 4D और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेंथेनाइट की अलग से वीडियो मैंने बनाकर प्लेलिस्ट में सेव कर दी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, लेंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। बिल्कुल हम आपको दिखा चुके हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। नंबर 2 ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनाइट तत्व प्राय +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमने उस वीडियो में दिखाया, बस यहाँ पे उसको समझ के लिखना है। ठीक है, नंबर 3 में संकुचन। लेंथेनाइट तत्व संकुचन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नंबर 4 उपलब्धता। प्रोमीथियन को छोड़कर लेंथेनाइट तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, 5वां है, क्योंकि 4 ही पूछे जाते हैं, एक हम अधिक बता देते हैं। स्थायित्व। प्रोमीथियम को छोड़कर सभी लेंथेनाइट तत्व स्थायी होते हैं। ठीक है, F ब्लॉक के तत्व जो कि 2 तरीके के होते हैं। पहले तो वाला तरीका हमने बता दिया लेंथेनाइट के तत्वों को, अब इस वीडियो में हम एक्टिनाइट तत्वों के जो हैं पढ़ेंगे, जो कि F ब्लॉक के दूसरे तत्व होते हैं। ठीक है, जो दूसरी वाली होती है वो भी हम बता दें कौन सी होती है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये वाली जो F ब्लॉक के तत्व हैं, ये जो लेंथेनम से शुरू हुए थे और लास्ट तक गए थे, यहाँ तक 71 तक, ये जो है लेंथेनाइड होते हैं, और जो 89 से शुरू होंगे और 103 तक जाएंगे। ठीक है, इसके आगे भी एक है, ये वाला तत्व ये रहा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। ठीक है, या फिर एक्टिनॉइड तत्व। ठीक है, ये होते हैं F ब्लॉक के पहले तत्व, ये होते हैं दूसरे प्रकार के F ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो चलते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको एक बात बता दें कि एक्टिनाइट श्रेणी के दूसरा नाम भी है, जिसको हम कहते हैं अंतःसंक्रमण तत्व। ठीक है, जिसको हम F ब्लॉक तत्व कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका पहला तत्व जो होता है उसका नाम है एक्टिनियम, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे
AC से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 89। 89 का हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे कर, हाँ जी बच्चों, तो बहुत से बच्चे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से फंसते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे इसको आप कर सकते हैं। देखिए 1s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 वाले कोश में जो है कितने हैं, 8। इनको प्लस करके दिखाता हूँ आपको 89 कैसे होते हैं। इनमें देखो 3s2, 3p6 और 3d10 में टोटल को जोड़ोगे तो हो जाएंगे 18, ठीक है। अब 4 वाले कोशों में जब चेक करोगे आप कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, तो इसमें है 32, ठीक है। और जब इनको आप चेक करोगे तो देख सकते हैं 10, 2 6 और 2 18 फिर से, ठीक है। और जब इन वाले कोश को चेक करेंगे तो आपके कितने हो गए, 9, ठीक है। और इन वाले में, लास्ट वाले में, 7 वाले में कितने हैं, 7 वाले में आपके हैं 2। तो इनको जब जोड़ोगे आप, सम करोगे तो आपका आएगा 89, ठीक है। तो यही आपके एक्टिनियम AC का 89 का टोटल है 89, तो 89, ठीक है। अब आगे आप कैसे इनको करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे इनमें फंसते हैं। अब अगर वीडियो आपको समझ में आ रही तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है अपने चैनल की हिस्ट्री में कि लाइक करते ही नहीं है और वीडियो देख ले चले जाते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रही तो लाइक करिएगा। आगे देखते हैं, बहुत ईजी ट्रिक से समझाता हूँ आपको मैं। अगला है 90 को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले तो AC वाला कंटिन्यू रखोगे, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका था 89 तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस मैं यहाँ से बताऊंगा, जहाँ से चेंज होगा वहीं से मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको करना है सिर्फ इसमें कि 6d2 कर दो, कॉमा लगाओ, और यहाँ पर बाकी सेम रखो। बस यहाँ पर 1 था, एक आपने इसमें प्लस कर दिया, 2 कर दिया, 90 हो जाएगा, ठीक है। अगला आप कैसे करोगे देखिए, 91 को आप कैसे सॉल्व करोगे, बस इसमें थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी है। वो चेंजेस बहुत मामूली सी होती है, ठीक है। अब वो चेंजेस कैसी होगी आइए देखिए। तो इसमें जो है AC का सेम रहेगा, बस इसमें 5f वाला उपकोष जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत नंबर आगे कंटिन्यू चलाने हैं, जो कि 7s से भी आगे निकल जाओगे, तो f वाले उपकोष को आपको लेना पड़ेगा। तो 5f का ले सकते हो, क्योंकि लास्ट वाला पेयर क्या है, 5 वाला है, 6 के पीछे 5 है, ठीक है। तो इसलिए 5f में आप प्लस करोगे 1, ठीक है, और कॉमा लगाओगे। 6d वाले उपकोष में कैसे रखोगे, सेम आगे चलेगा, 6s2, 6p6 और 6d जो है आपका 2 रहेगा, और 7s2 रहेगा, सेम रहेगा बाकी सब, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, 1 मिनट में चेक कर लूँ, P है, ठीक है। तो इसका ठीक है, ये चल रहा है। अब 92 को आप कैसे करोगे, भाई इसी में प्लस करते रहो, ठीक है। इसमें ये वाला AC का मतलब आपका रहेगा एकिट नियम, ठीक है, एकिट नियम का रहेगा, उसका चलता रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5f2 करिए, बाकी सेम रखिए, फिर ये सेम रखिए, और यहाँ पर 5 3 रखिए, और बाकी सब सेम रखिए, ठीक है। यहाँ पर सेम, बस यहाँ पर 5f4 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसके बाद में AC, उसके बाद में प्लस 5f6 रखिए। अब थोड़ा सा चेंजेस होगा 95 पे, क्या करेंगे आप, 6 रखते हैं, 4 को दोबारा नहीं रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे कॉमा, 6d में खाली चेंजेस करना, बाकी सब एक जैसा रखना, 1 रखिएगा, 7s2 रखिएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। 96 को आप कैसे डील करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे कि 5f7 रखेंगे, और जो कि इसमें 1 बढ़ा दिया, तो इसका 6d में 0 कर देंगे, और 7s2 कर देंगे, जोड़ेंगे तो सेम आ जाएगा। उसके बाद में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, किसमें बढ़ाएं किसमें नहीं, जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं। फिर हम करेंगे 5f7, क्योंकि जो दो बार 7 आ रहा है, तो इसमें हम 6d में 1 बढ़ा देंगे, और हमारा जो है 7s2 सेम रहेगा, ठीक है। 98 को आप कैसे करेंगे, 98 को आप करेंगे बच्चों कि सेम रखेंगे, बस यहाँ पर 5f9 कर देंगे, और 6d 1 ही रहेगा, और 7s2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर AC में आप अब 1 बढ़ाना, तो आप 5d10 कर देंगे, सेम रहेगा। फिर 5d11 सेम, 5d12 सेम, ठीक है, और 5d13 सेम रहेगा, और 5d14। अब dd में कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा
एफ उफ कोश रहेगा क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, ये लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको पूरी पीडीएफ आपको व्हाट्सअप सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे टफ हैं। लगते बहुत इजी हैं बच्चों, एक बार फिर मैं बता दूं, लगते बहुत इजी हैं बट होते बहुत टफ हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करिएगा इनको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी होने वाली है एक्टिनाइड तत्वों के सामान्य अभिलक्षण व गुण। एक्टिनाइड तत्वों के सामान्य अभिलक्षण व गुण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख चुके हैं। एक्टिनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें प्रवेश करते हैं, 5f में ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। आप पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो देख सकते हैं। दूसरा वाला है ऑक्सीकरण अवस्था। अब आपको ये भी बता दूं आपकी कि लास्ट वाले ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकलते हैं। एक्टिनाइड तत्वों के +3, +4, +5, +6, +7 अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कैसे निकाली जाती है आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा आपको अगर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जानते हैं कैसे निकलनी है। नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा कि ऑक्सीकरण संख्या सर कैसे निकाली जाती है। तीसरा है संकुचन। एक्टिनाइड में भी संकुचन प्रदर्शित करते हैं। उपलब्धता में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, खत्म। फिर उसके बाद में सबसे अधिक 2 नंबर का इससे पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या तत्व है आपको मैं बता दूं कि ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर पूछते हैं, या फिर आपसे ये पूछ लेते हैं कि लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर बताइए। पूछते 2 हैं तो हम हमेशा की तरह एक अधिक बताते हैं आपको। इधर वाले तत्व हमारे रहेंगे लेंथेनाइड, इधर वाले तत्व रहेंगे हमारे एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड का पहला वाला जो अंतर होगा, इस श्रेणी के तत्व 4f ऑर्बिटल में भरे रहते हैं। इसमें तो आपको बता दूं एक्टिनाइड के तत्व में क्या होगा, पहला वाला है इस श्रेणी के तत्व 5f ऑर्बिटल में भरे रहते हैं। ठीक है, या रहते हैं। दूसरा वाला जो है हमारा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मैंने ऊपर बताई आपको पिछले वीडियो में, +3, +4, +5, +6, +7, यानी न्यूनतम +3 अधिकतम +7 तक होती है। ठीक है। तीसरा जो आप लिख सकते हैं, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, और इसमें आप लिख सकते हैं इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। अगर आपको मेरे इस लेसन के पीडीएफ चाहिए हैं, जो कि लेसन का नाम है हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व के पीडीएफ आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक चैनल का जो है आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पे मिल जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ इस लेसन की क्या सभी लेसनों के बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ज्वाइन करिए और कमेंट करिए सर पीडीएफ दीजिए क्लास 12th के केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आपको तुरंत लिंक शेयर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।